When I was growing up, अक्सर लोगों को ये कहते सुनते थे कि बेटियों को दर्स में ना भेजें, ख़राब हो जाती हैं। तो वो कहते थे कि फिर उनको ये बातें पता चल जाती हैं और फिर आके कहती हैं कि ये तो सुन्नत में नहीं है। मोहब्बत का इजहार तो किया जा रहा है लेकिन इज्जत नहीं है, तो इसको क्या हम फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन या कंट्रोल कह सकते हैं? सुकून पाएं, ये नहीं कि एक दूसरे की टेंशन बन जाएं कि मर्द घर आए तो बीवी की चख 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 शुरू हो गए, मैं इससे बाहर ही अच्छा था, या बीवी उसके पास अपना कोई प्रॉब्लम लेके जाए तो वो फ़ोन निकाल के बैठ जाए या कुछ और करे तो वो कहे मैं किससे बात करूं। उफ, एक तो तुम औरतें जो ना जान के पीछे पड़ जाती हो, बात ही नहीं छोड़ती हो। सही कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, टेढ़ी पसली हो तुम लोग। आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, वो अगर 2 दिन भी गुजारे तो आपको एक टाइम आ गया आप कहेंगे अब ये जाए बस। तो 2 लोग जिन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है, ये कैसे है कि वो एक दूसरे के साथ मुतमईन और खुश रहें पूरी ज़िंदगी, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको साइन कहा है। जी, ये देखें ना कि दीन को हम ना उसकी रूह तक नहीं पहुंचते, उसको एक सरफेस लेवल के ऊपर हम ले लेते हैं कि जी जल्दी करो, रिश्ता करने में जल्दी करो। ये इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अपनी बेटी को उठा के फेंक दो या बेटे को उठा के एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसकी जल्दी करो, जो सामने आई आप कर दो। A problem well identified is a problem half solved. जब आपको ये पता चल जाता है कि मेरा एग्जैक्ट मसला क्या है, तो आप एग्जैक्ट उस सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं कि जी हम इस तरह बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, इकट्ठे घूमे फिरेंगे, दैट इज़ नॉट लव। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत की बात की जाती है तो कहा जाता है कि मोहब्बत ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से आप किसी किस्म की भी डिसरिस्पेक्टफुल बातों को बर्दाश्त करें। और इसके साथ साथ हमें ये ही नहीं पता कि मोहब्बत क्या है और मोहब्बत का पैरामीटर क्या है, और ख़वातीन इस चीज़ में बहुत उलझी रहती हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं सुंबुल काका खेल जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और इरम ज़फ़र जो कि कुरान टीचर हैं। तो हम बात करते हैं, हमें साइकोलॉजी से भी समझना है और हमें कुरान और हदीस से भी समझना है कि लव वर्सेस रिस्पेक्ट एक औरत की ज़िंदगी में जो है उसको कैसे देखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, क्या ख्याल है अगर मैं आपसे कहूँ कि डिफ़ाइन करें? बेहतरीन टॉपिक है। Yes, बहुत बिल्कुल, बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी फंडामेंटल, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमारी सोसाइटी में बहुत ट्विस्टेड हैं, हमें समझ नहीं आती, हम उसको ना मीडिया से लिए हुए डेफिनेशन से वो करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। इन माय ओपिनियन जो साइकोलॉजी हमें बताती है, अगर हम इसको दरिया को कूजे में बंद करें तो लव की डेफिनेशन है पीस, जहाँ पे आप पीसफुल फील करते हैं। इट डजंट हैव टू बी बिग जेस्चर्स, कोई आपको कोई ट्रिप नहीं चाहिए, आपको कोई गोल्ड के वो नहीं चाहिए, जेवर नहीं चाहिए। ऑल यू नीड इज यू फील पीसफुल इन समबडीज कंपनी, आपको एक सुकून का एहसास हो। दैट इज लव इन माई ओपिनियन। रिस्पेक्ट इज सेफ्टी, जहाँ पे आप सेफ फील करते हैं। अगर आप पीसफुल और सेफ फील नहीं करते तो इसका मतलब है कि लव एंड रिस्पेक्ट के जो मायने हैं वो चैलेंज्ड हैं, वो उस तरह से बात नहीं है जैसे होनी चाहिए। फिर उसको देखने की ज़रूरत है कि कैसे रिस्टोर किया जाए इस चीज़ को। बिल्कुल सही। इरम, सुकून की इन्होंने बात की, तो कुरान में तो देखें सुकून ही सुकून है जो कोई हमें तरीका दिया जाता है, लेकिन एक औरत के लिए और ख़ासतौर पे शादीशुदा ज़िंदगी में ये सुकून जो है कहाँ से आता है? ये जी शादीशुदा ज़िंदगी में भी सुकून इसी तरह से आता है कि अगर आप लव को एक बिल्डिंग तसव्वुर करें तो उसके 2 पिलर्स तसव्वुर कर लें कि एक रिस्पेक्ट है और दूसरा है लॉयल्टी। सही। ये दोनों वहाँ पे होने चाहिए, ट्रस्ट वर्दीनेस और लॉयल्टी। इन दोनों पिलर्स में से एक भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो वो लव नहीं है, वो गिर जाएगा लव, वो बिल्डिंग गिर जाएगी। और हम लोगों ने जो लव की डेफिनेशन ली है अनफॉर्चुनेटली वो हमने फिल्मों से और ड्रामों से ली है कि जी हम इस तरह बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, इकट्ठे घूमे फिरेंगे, दैट इज़ नॉट लव। बिल्कुल। लव अगर आपने देखना है तो आप कुरान की रूह से देखें कि लव क्या है, स्पेशली लव बिटवीन स्पाउसेस क्या है। तो अगर आप जब मौका आएगा तो मैं आपको वो आयत भी उसके थ्रू आपको मैं समझाऊंगी कि वो किस तरीके से अल्लाह ताला ने उसको समझाया है हमें कैटेगोरिकली। आपने ये जो बात की ना, तो मुझे अपने कॉलेज के ज़माने की एक बात याद आ गई कि मुझे पता चला कि एक जो लड़की थी उसने इसलिए रिश्ता तोड़ा था कि उसको शादी के मौके पे एक तो सॉलिटेयर नहीं मिला, डायमंड रिंग नहीं मिली, उसके लिए उस तरह के गिफ्ट्स नहीं आए, क्योंकि जब वो अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी और साथ ही उसको लगा कि जब वो अपने मंगेतर से कोई बातचीत करना चाह रही है तो वो
शर्मीला सा है और वो उससे बातचीत नहीं करता। तो आप देखें कि मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट्स इतने शेकी हैं। कॉन्सेप्ट शेकी हैं, बिल्कुल। अगर आपको लिए लव यही है तो फिर आपका बहुत ही नैरो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसमें आप फिर वो डिमांड ही नहीं कर सकते, ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे पास कुछ केस स्टडीज थे, यानी ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो ख़वातीन आती हैं, हमें अप्रोच करती हैं, कुछ लिख के भेजती हैं कि ये मसले मसाइल हैं। मैं चाह रही थी कि कुछ लव वर्सेस ये रिस्पेक्ट के मामले में जो सिनेरियोज़ हैं मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इस पे पूरी गुफ्तगू करें। जैसे एक खातून है और वो शादीशुदा है, तकरीबन समझे 25-27 साल की उम्र है, और उसका शौहर उसको खूब गिफ्ट्स वगैरह देता है, उसकी तारीफ़ भी करता है खूबसूरती की, उसको आई लव यू भी बोलता रहता है, लेकिन उसको कंट्रोल करता है, उसको लोगों से नहीं मिलने देता, कहीं आने जाने नहीं देता, उसको इवन अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहनने देता। और वो हर बात पे ना इसको ग्लोरीफाई करती रहती है। वो कहती है मेरे हस्बैंड मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मुझे कहते हैं ये तुमने क्या पहना है, जाओ जाकर चेंज करके आओ। और उसको मारता नहीं है, उसको हिट नहीं करता, लेकिन हर बात पे ना उसको ये एहसास दिलाता है कि तुम इतनी लॉयल नहीं हो, जितना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तुम उसको मैच नहीं करती। आपको लगता है कि बिलिटल करता है? जी, बिलिटल करता है। अच्छा, फिर इसी तरह का एक और जैसे बहुत सी ख़वातीन का ये चैलेंज है। इसे एक खातून हैं और उनकी शादी हुई है और बहुत ही माशाल्लाह उसके शौहर जो हैं वो प्रैक्टिसिंग हैं, उसको वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसको अपना ओपिनियन वॉइस करने की इजाज़त नहीं है। यानी शौहर ने जो बात बोल दी वो इस तरह से बात करते हैं कि मैं कव्वाम हूँ, अल्लाह ने मुझे एक रुतबा दी है और बस तुम खामोशी से एक रोबोटिक तरीके से वो सारे काम करती रहो जो मैंने तुम्हें बताया है। और उसको ना उनके साथ रहते रहते ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि आई एम इनविजिबल, मैं नज़र ही नहीं आ रही, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, और मैं किसी बात पे भी कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन ये कि अदरवाइज़ उसको कोई ऐसा मसला नहीं नज़र आता। फिर इसी तरह से अगर शादी से पहले का भी हम सिनेरियो देख लें कि एक बच्ची है और उसका प्रपोज़ल आया है, बड़ी अच्छी फैमिली है और उसकी बात पक्की हो रही है, लेकिन जब वो बात पक्की हो रही है और वालिदैन उसको मौका दे रहे हैं कि तुम जाओ, तुम जाकर उस बच्चे से, मतलब एक दफ़ा वही बात है अपने वालिदैन की या किसी की मौजूदगी में आप बातचीत कर लो एक दफ़ा। जब वो अपने कोई करियर गोल्स उस पर बात करती है तो उसको चुप करा दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि नहीं ये तुमने काम नहीं करना और तुमने बस घर में रहना है और तुमने घर में वहाँ पे रह के सब कुछ जो भी घर के काम काज है उसमें हिस्सा डालना है। ये उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसी तरह एक और खातून है, यानी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम उसको हम कंपाइल करें और फिर उसके बाद डिस्कशन के लिए इसको ओपन करें। उसको लगता है कि उसका हस्बैंड जो है ना उसको हर बात पे बिलिटल करता है। अगर कोई अपना ड्रीम बताती है तो उसको बताता है ये तुम कैसे करोगी, और फिर उसको बात बात पे ये भी बताता रहता है कि जो नेक ख़वातीन होती हैं वो ऐसे नहीं करती, ठीक है। और फिर उसको बताता है कि तुम्हें वो तरीका इख्तियार करना चाहिए जो दीन में आया है। फिर उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहहरात के बारे में बताता है कि वो कैसे रहना चाहिए। और वो खातून जो है वो इतना कुछ करने के बाद भी कंफ्यूज रहती है कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी सुंबल कि क्या आपको लगता है कि ये सिनेरियोज हैं जो कि हम लगातार देख रहे हैं? आपने ऐसी लिस्ट बताई है ना कि दीज आर द एग्जैक्ट इश्यूज जो जिसके साथ लोग एक्चुअली आ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि जो हमें इस वक्त करें इस पॉडकास्ट के थ्रू, दैट इज रेजिंग अवेयरनेस। अगर आपको ये अवेयरनेस नहीं होगी कि ये कोई मसला है तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है। सो अ प्रॉब्लम वेल आइडेंटिफाइड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। जब आपको ये पता चल जाता है कि मेरा एग्जैक्ट मसला क्या है तो आप एग्जैक्ट उस सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, अगर एक लड़की है जी जो उसको ऐसा फील होता है कि मोहब्बत तो मुझे मिल रही है लेकिन मुझे लगता है मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, तो उसको, और वो उस रिलेशनशिप में है, तो क्या आगे जाकर उसके जज्बात और उसकी, अगर हम देख लें कि अल्लाह ताला से ताल्लुक जो है वो कैसे अफेक्ट होगा? जज्बात का आप बता दें, और अल्लाह ताला के साथ जो एक उसका रिलेशनशिप है वो कैसे इफेक्ट हो सकता है? बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होगा। जो हमारा पर्सनल रिलेशनशिप अपने साथ होता है वो रिलेशनशिप बुनियाद बनाता है हमारे रिलेशनशिप जो अल्लाह ताला के साथ होता है। जो बंदा खुद को नहीं पहचानता, अल्लाह ताला को नहीं पहचान सकता। एग्जैक्टली। सो जो हमारे इमोशंस हैं, सबसे पहले तो अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, सबसे पहले इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिस्पेक्ट योर ओन सेल्फ।
रिस्पेक्ट जब नहीं मिल रही तो किस एरिया में आपको नहीं मिल रही? कि आपकी इंटेलेक्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा, कि आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा? एक कॉमन सिनेरियो मैं आपको देती हूँ। अगर एक मीटिंग चल रही है जिसमें कोई 10-12 अफराद हैं और उसमें एक शख्स बैठा है, चाहे वो मर्द हो या औरत, और वो सबकी आपस में बातचीत चल रही है और इस एक बंदे से कोई ओपिनियन नहीं पूछा जा रहा, और वो बंदा वहां बैठा हुआ है और वो कोई बात करने की कोशिश करे तो उसको जेस्चर से या अल्फाज से ये कहा जाए कि तुम्हारी ओपिनियन की इतनी वैल्यू नहीं है या हमें ज्यादा पता है, तुम तो इस मामले में इतना तजुर्बाकार हो, तो उस बंदे की जहनी हालत एट द एंड ऑफ दैट मीटिंग क्या होगी? ठीक है, देयर इज अ लॉस ऑफ अथॉरिटी, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, you are not able to respect yourself, you start losing confidence in yourself. आप जो भी दुनिया में काम करते हैं इन चीज़ों की मदद से करते हैं। So अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, अगर आप अपनी सलाहियतों के ऊपर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाए, तो आगे चलकर क्या होगा? You will not be able to trust yourself and you will not be able to make a strong connection अल्लाह ताला के साथ। ये जो स्पिरिचुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप किसी भी स्पिरिचुअल कोच से पूछ लें, वो आपको कहेगा ये एक एंकर अंदर की तरफ, आपके अंदर जो एक एंकर मौजूद होता है ना, अपनी वैल्यूज के साथ, अपनी एबिलिटीज के साथ, that connects you to other people as well, और अल्लाह ताला के साथ भी ताल्लुक को मजबूत। स्पिरिचुअल कोच हैं, वो बताएं कुछ जी। नहीं, मैं सुंबुल ने बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट दिया, और मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि वाइफ को आप एक तरफ छोड़ दें, कोई भी है, कोई एम्प्लॉई है, कोई बच्चा है, कोई रिश्तेदार है, अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली बिलिटल करें, उसको कॉन्स्टेंटली डिसरिस्पेक्ट करें, और वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपको जवाब दे सके और अपनी आपकी डिसरिस्पेक्ट को काउंटर कर सके। बीवी यहाँ तो अक्सर नहीं कर सकती, क्योंकि उन तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा? उसके अंदर हेट्रेड, उसके अंदर रिजेंटमेंट। तो वो एक जो रिजेंटमेंट और हेट्रेड वाला हार्ट है, वो एक डिजीज्ड हार्ट है, और वो डिजीज्ड हार्ट को अल्लाह ताला से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, until and unless you purify that heart, you get rid of that anger and resentment जो आपके दिल को खाए जा रही है। बिल्कुल। फिर ऐसे लोग नमाजों से भी दूर हो रहे होते हैं, दुआएं नहीं मांगना चाह रहे होते हैं, परेशान होते हैं। अच्छा, अपने गुनाहों के बारे में मैंने देखा बहुत सोचना शुरू कर देते हैं। आप देखें कितने मर्डर्स होते हैं डॉक्टर कमल, इसी बेस के ऊपर बोथ मतलब साइड से हो जाते हैं कि जी वो एक रिजेंटमेंट जो बिल्ड हुई होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको जब आउटलेट नहीं मिलता तो वो अगले को मार ही देते हैं जाके। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सुंबल, ये बताइएगा कि अगर मोहब्बत का इजहार तो किया जा रहा है, लेकिन इज्जत नहीं है, तो इसको क्या हम फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन या कंट्रोल कह सकते हैं? 100%। अगर कोई भी टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है और उसमें मोहब्बत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली मैनिपुलेशन बन जाएगी। यानी अगले बंदे के बिहेवियर को मैनिपुलेट करके अपने एजेंडा पे उसको लेके आना, और अपना एजेंडा जो है अगर वो सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, तो ऑटोमेटिकली वो सारी स्ट्रक्चर गिर जाएगी। जब हम कहते हैं ना इज्जत नहीं है, इसका मतलब है कि एक स्ट्रिंग ऑफ मिसबिहेवियर्स हैं जिसको वो खातून प्लेस नहीं कर पा रही। हमारे यहाँ देयर इज नॉट नॉलेज, लोग तंज नहीं पहचानते, ताना लोग नहीं पहचानते, शेमिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई ऐसे भी है ना कि वो जैसे आप कह रही पहचानते नहीं, यानी शादी से पहले भी जो घर में मर्द हैं उन्होंने ये देखा है कि वो कमांडिंग थे और वो कोई रिस्पेक्ट का एटीट्यूड नहीं था, और आगे जाकर जब शादी के बाद भी वही बिहेवियर है या जॉब पे है या कहीं और भी है, तो वो समझते हैं कि ये नॉर्म है। ये नॉर्म है। यानी डिपेंडेंस को और खवातीन को मेयर फॉलोअर की तरह ट्रीट करने में या लोअर एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करना इज नॉर्मलाइज्ड, उसको एक नॉर्मल चीज समझा जाता है। सो खवातीन की इंटेलेक्ट को डिसरिस्पेक्ट करना, उसके ओपिनियन को डिसरिस्पेक्ट करना, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को डिसरिस्पेक्ट करना, चाहे वो मनी है चाहे वो उसकी इनहेरिटेंस है, उसको डिसरिस्पेक्ट करना, फिर उसके साथ उसके इमोशनल बर्डन को डिसरिस्पेक्ट करना, ये बड़ा कॉमन है। तुम करती क्या हो? अक्सर मुझे उसमें क्लाइंट्स कहती हैं सेशंस में, वो कहती हैं कि पूरा दिन गुजर जाता है, 1 मिनट हमें अपने लिए नहीं मिलता, वी वेट फॉर आवर हस्बैंड टू कम होम, और जब हम उसके सामने बैठते हैं या तो वो फ़ोन पे होता है या कहता है मैं पूरा दिन बाहर रहा हूँ। तो आपको तो रात को छुट्टी मिल जाती है ना, जब आप घर आते हैं शाम को, तो आपको एक बीवी की शक्ल में एक सुकून देने वाली शी लास्ट यू फूड, क्या खाएंगे, चाय पिएंगे, वो आपको पूछेगी, आपको देखेगी, रात को आप सो जाएंगे,
a woman doesn't even have that छुट्टी। So वो जो उसका इमोशनल लेबर है, जो उसका बर्डन है, उसको भी डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। एंड ये चीज़ जो है ना, आप शॉर्ट टर्म में तो उसको हैंडल कर लेते हैं, आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ी, क्योंकि कोई बात नहीं करके हमने, माँ ने भी वक्त गुजारा होता है और बच्चों को भी यही सिखाया जाता है। तो जब वो फाइनली कुछ अरसा गुजर जाता है, उसके लिए इट स्टार्ट्स बिकमिंग टू मच। दैट इज द पॉइंट दे कम टू अस, जहाँ पे वो कहते हैं कि आप मुझसे जरा सी चीज भी बर्दाश्त नहीं हो रही, और फिर वो खुद को ब्लेम करते हैं, इसका मतलब है कि सारी गलती मेरी है। फिर जाके हमें सारे ये एडजस्टमेंट्स उसमें करनी पड़ती हैं। अच्छा, दीनी हिसाब से बहुत सी खवातीन को मैंने देखा है कि वो जब आती है ना, तो वो ये कहती है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरा ख्याल रखते हैं, बहुत मुझसे मोहब्बत करते हैं, बस वो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते, यानी जो भी जिम्मेदारियां उनके पास हैं वो नहीं पूरी करते। और वो ये कहती हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा है या नहीं है, मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ। अब ऐसी खातून को हम क्या बताएंगे कि जो मर्द है वो अपने काम नहीं कर रहा जो उसको करने चाहिए। देखिए, उसको इस्लाम ने जो टाइटल दिया है कव्वाम का, वो इसी उसकी बेस ही यही है कि उसके ऊपर अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी रखी है, उसको प्रोटेक्टर बनाया, उसको प्रोवाइडर बनाया। अगर वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, और इसकी अगर आप डेफिनेशन करें, कव्वाम कोई बॉस या कोई डिक्टेटर नहीं है। जैसे कि हमने हिंदू माशरे से ये ले लिया है कि जी जो घर का मर्द है वो आपको डंडे के साथ मार भी दे तो वो ही हैज़ द अथॉरिटी। ऐसी इस्लाम नहीं है। कव्वाम का मीनिंग अगर आप सही लाइट में देखें ना इस्लाम की, तो वो मैनेजर है। वो मैनेजर है कि वो देख रहा है कि एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज्ड और सही तरीके से। तो लेकिन हमारे यहाँ पे तो क्या देखा जाता है, क्योंकि जी एक अंडरस्टूड है कि खातून जो है ना, सुबह को भी वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही है, वो कहती है कि मेरे हस्बैंड जो है ना उनको ब्रेक चाहिए क्योंकि उन्होंने बाद में ऑफिस जाना है, तो वो रेस्ट कर रहे हैं जी। अच्छा, फिर उसके बाद बिल्स जो हैं वो भी औरत जमा करा रही है, वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड के लिए बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि वो ऑफिस में होते हैं तो वो नहीं निकल सकते। ग्रॉसरी भी वो खुद, हाँ, लेकिन ग्रॉसरी में मैंने बल्कि बहुत से लोगों को देखा है, मर्द कहते हैं ग्रॉसरी मैं तुम्हें कराऊंगा, पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम चलो मेरे साथ और इस फिक्स बजट में तुम ग्रॉसरी कर लो। और वो भी कहती है हाय कितने स्वीट है ना, मेरे साथ चलते हैं, और पता है क्योंकि मैं बहुत फजूल खर्च हूं ना, तो वो मेरे पे नजर भी रखते हैं। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि, यानी एक हमें ब्रॉड शील्ड तो दे दी गई कि मर्द कवाम है, मर्द प्रोटेक्टर है, मर्द मैनेजर है। वो कहता है मैनेज तो कर रहा हूँ, जैसे मैं ऑफिस में मैनेजर हूँ और मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को बताता हूँ कि ये तुम काम करो, तो तुम्हें घर में बता रहा हूँ कि तुम घर में हो तो तुम ये सारे काम करो। कि ये कौन सा क्राइटेरिया का जो मैं बताया, नाइव रखा गया है, औरतों को बचपन से नाइव रखा गया है, और अनफॉर्चुनेटली उनको जो एग्जाम्पल और रोल मॉडल्स दिए गए हैं ऐसी ख़वातीन के ही दिए गए हैं, जो उनकी माँ होगी, कोई फुप्पी होगी, खाला होगी, वो यही दिए गए हैं कि एक कामयाब औरत ऐसे ही है जो इस तरह का एटीट्यूड रखती है। अब इसमें सारा मसला है कि अवेयरनेस का है, जो नहीं दी गई, एजुकेशन नहीं दी गई। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठा के देख लें कि आपने कभी भी ये कंट्रोलिंग बिहेवियर अपनी अज़वाज के साथ नहीं रखा। उनको हर तरह की लेवरेज दी है, उनको उनसे मशवरा किया है, उनके ओपिनियन को वैल्यू दी है, उनको जैसे कि सीन और हर्ड वाली फीलिंग होती है कि यू आर सीन एंड यू आर हर्ड, वो वाला उनको फीलिंग दी है कि आप देखें कि इतनी अज़वाज होने के बावजूद किसी से कभी कंप्लेन नहीं आई कि जी मैं पीछे रह गई, मेरी बेइज्जती हो गई या मैं बिलिटल हो गई, ऐसा कभी भी नहीं देखा हमने। अच्छा, हम बात कर रहे थे जैसे सूरह रूम की आयत नंबर 21 से, आपने कहा था आप उसका जिक्र करेंगी, तो मैं बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ कि आप थोड़ा सा जिक्र कर दें इसका, कि वो जो सफर है सुकून और फिर मवद्दा और रहमा, इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करें। देखें, ये अल्लाह ताला ने ना कुरान में एक आपको एक ओशन दे दिया, खजाना दे दिया है मैरिड लाइफ गुजारने का। अगर आपकी मैरिड लाइफ इन चीज़ों के ऊपर बेस कर जाए ना, तो मैं कहती हूँ देयर इज नथिंग लाइक इट। अब अल्लाह ताला ने क्या, सूरह रूम की आयत नंबर 21 है गालिबन, कि उसको स्टार्ट ही अल्लाह ताला ने, आयत का आगाज ही इसी चीज़ से हुआ कि इट इज़ फ्रॉम हिज साइंस। अब साइन क्या चीज़ है कि अल्लाह ताला के होने का एहसास, कि दो गैर लोग हैं, कि उसने स्पाउसेस पैदा किए, तुम ही में से स्पाउसेस पैदा किए, तो ये साइन कैसे हो गया कि साइन, एक तो मैं वजाहत कर दूं कि साइन हम किस चीज को यहाँ कहते हैं। साइन है जो कॉस्मिक साइंस हैं, जिनको देख के अल्लाह ताला के होने का एहसास होता है, या आयात अनफुस जिन्हें हमें कहते हैं, हमारी बॉडी में जैसे हमारा दिल है, दिमाग है, फंक्शन कर रहा है। मैं तो कहती हूँ हमारे नजदीक इतना है कि अगर कोई पेपर पढ़ा हो ना, उस पर आयत लिखी हुई हो,
हम उसको भी उठा के फौरन रखते हैं कि फल्ला ये आयत है, इसको संभाल तो के अल्लाह रखो। ताला ने इस रिश्ते को अपना साइन कहा कि दो गैर लोग, आप देखें आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, वो अगर 2 दिन भी गुजारे तो आपको एक टाइम आ गया, आप कहेंगे अब ये जाए बस। तो 2 लोग जिन्होंने जिंदगी गुजारनी है, ये कैसे है कि वो एक दूसरे के साथ मुतमईन और खुश रहें पूरी जिंदगी, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको साइन कहा है। पहली चीज ये हो गई। और अल्लाह ताला ने जो 3 रिक्वायरमेंट्स इसमें डाली हैं, लितस्कुनु के सुकून पाएं, एक दूसरे से सुकून पाएं, ये नहीं कि एक दूसरे की टेंशन बन जाएं कि मर्द घर आए तो बीवी की चक 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 शुरू हो गए, मैं इससे बाहर ही अच्छा था, या बीवी उसके पास अपना कोई प्रॉब्लम लेके जाए तो वो फोन निकाल के बैठ जाए या कुछ और करे तो वो कहे मैं किससे बात करूं, हमारी फैमिली की बात है, हमारी बात है। तो अगर सुकून नहीं है उस रिश्ते में तो आई एम सॉरी, वो रिश्ता फिर बहुत ही खोखला रिश्ता है। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे मैं पॉज करूंगी, आपको थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी सुंबल के साइलेंट अब्यूजेस बहुत होते हैं। जैसे ख़वातीन को वही बात है कि गिफ्ट्स भी मिल रही हैं और उसके साथ हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रही है, लेकिन उनको फिर भी फील होता है कि कहीं मसला है, और वो जो हिडन अब्यूजेस हैं वो नहीं देख सकती। हिडन अब्यूज क्या होगा और उसमें क्या खातून को पता होना चाहिए? हिडन अब्यूज का जो इंडिकेशन है वो आपको अपनी बॉडी से मिलता है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील करे, देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो हम इसको बहुत छोटी सी चीज समझते हैं, लेकिन साइंस गट फीलिंग को, इंस्टिंक्ट को बहुत हाई वो देती है, रिगार्ड देती है। जैसे छोटे बच्चों को भी गट फीलिंग हो जाती है, आप 6-10 महीने का बच्चा भी हो ना, वो किसी की गोद में जाए सडनली दे स्टार्ट क्राइंग। सो ये जो है गट फीलिंग, हमारी इंस्टिंक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर ये चीज़ मैंने देखा कि हमारी सोसाइटी में इन दोनों का कनेक्शन सिवेयर्ड होता है। तो अक्सर थेरेपीज ऐसी हैं विच आर टारगेटेड टूवर्ड्स रिकनेक्टिंग योर इंस्टिंक्ट, योर गट फीलिंग। ये ऑलमोस्ट इल्हाम की तरह होता है कि आपको एक फीलिंग आ जाती है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, माय सिचुएशन इज नॉट क्वाइट राइट। और इस केस में अक्सर मैं देखती हूँ हिडन अब्यूज होता है। हिडन अब्यूज की शक्लें क्या होती हैं? वो चीजें जिनको पिन पॉइंट ना किया जा सके, जिसपे आप ये ना कह सकें। अगर आपको कोई मारता है तो आप ब्रूज दिखा सकते हैं, आप चोट दिखा सकते हैं, आप तस्वीर ले सकते हैं, दिल टूटा हुआ है, लेकिन अगर कोई आपका उलझ गया है, उसको क्या करें? अगर कोई आपका दिल तोड़ता है, अगर कोई आपको मुसलसल अबैंडन करता है, अगर कोई आपसे गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता, अगर कोई आपको बेरुखी दिखाता है और वो कांस्टेंट है, साइलेंट ट्रीटमेंट अब्यूज इज अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ अब्यूज इन आवर सोसाइटी। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स डू इट टू चिल्ड्रन, जिसकी वजह से देखें डेफिनेशन ऑफ लव कहाँ से आती है? लव एंड रिस्पेक्ट की डेफिनेशन बचपन से आती है। So if your primary caregivers are not giving you love and respect, तो आपकी जो डेफिनेशन होती है ना, जो सबकॉन्शियस लेवल पे आप क्राइटेरिया सेट करते हैं, वो ही गलत हो जाता है। जब वो गलत होता है तो आपको जब आगे दिया जाता है वहीं, तो आपको लगता है दिस इज नॉर्मल, ये तो इट्स ओके, बट ओवर टाइम आपकी बॉडी रिबेल करना शुरू करती है। आपको पता है इवन ऑटोइम्यून डिजीजेस लाइक कैंसर एंड डायबिटीज आर लिंक्ड टू having silent abuses जो होते हैं। हाँ जी, अगर आप बहुत अगर आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, उसके अंदर एक छोटा सा पुर्जा होता है जो इस काम पे मामूर होता है अल्लाह की तरफ से कि वो आपको 300 मिली सेकेंड्स में ट्रिगर होके ये बताता है कि समथिंग्स रॉन्ग। ठीक है, अब हम अगर उसको गेज नहीं कर सकते फ्रॉम आवर बॉडी कि इस वक्त मैं स्ट्रेस्ड फील कर रही हूँ, मैं खतरे में फील कर रही हूँ, मुझे इस बंदे के साथ क्यों पैल्पिटेशंस हो जाती हैं एवरी टाइम आई टॉक, जब मैंने कोई बात इससे करनी होती है, मैंने इससे कोई इजाज़त लेनी होती है, तो मेरा दिल क्यों धड़कता है, मुझे डर क्यों लगता है। ठीक है, इफ़ ही इज़ माई हस्बैंड और इफ हस्बैंड को अगर स्पाउस के वाइफ के साथ है, इफ इट्स अ स्पाउस, यू शुड बी फीलिंग कॉन्फिडेंट इन आस्किंग। आपको कोई बात सिली ना लगे, आपको कोई बात वो ना लगे, ये खौफ ना रहे कांस्टेंट के मजाक उड़ाया जाएगा, पुट डाउन होगा, इनवैलिडेट की जाऊंगी। इवन बॉडी इमेज टाइप की चीजें, अगर आपको कांस्टेंट शेमिंग का सामना है कि छोटी हो, पतली हो, रंग, शक्ल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो ये सारी चीजें आपको आहिस्ते से, साइलेंट अब्यूज जो है ना, वो आपके नर्वस सिस्टम को डिसरेगुलेट करता है और वो बीमारी का बायस। ये बताइएगा कि ये जो ये बात कर रही हैं, अब ऐसी सिचुएशन और सिनेरियो होगा, तो हमने सुकून की बात की कि हमें कुरान और हदीस से पता चलता है कि भी आप मैरिज में सुकून लेकर आए जी। क्या जिम्मेदारी है फिर वहां पे एक शौहर पे भी और बीवी पे भी कि वो सुकून कैसे लेकर आए? देखें, ये एक इंडिविजुअल लेवल पे हर कपल को देखना है कि एक जो मर्द है, मे बी किसी को अच्छा खाना पसंद है, किसी को एक साफ घर पसंद है,
डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आप वो एक इंटेलिजेंट बीवी जो होती है ना, वो ये समझ जाती है कि ये जो घर आएगा जब काम से थका हुआ, तो क्या चीज़ है जो इसको सुकून देगी। लेकिन अगर उस मर्द ने उस औरत को कभी इज्जत देना सीखा ही नहीं, औरत को लुक डाउन करना सीखा है, बड़े पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, ये नहीं कि हम कहें कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो ये काम करते हैं। ये तो मैं औरत के हवाले से बात कर रही हूँ ना, कि ये उसकी जिम्मेदारी है। मैं एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें ये है कि हमारी सोसाइटी में एक बार रेजिंग का भी कॉन्सेप्ट है। जो साइलेंट अब्यूज की आपने बात की ना, उसको मैं सिर्फ कनेक्ट करना चाह रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बंदा आपको कहता है ये मेरी नीड्स हैं, और जब आप उसको लुक आफ्टर करते हैं तो वो आपको अप्रिशिएट करता है, ठीक है। लेकिन अगर वो कॉन्स्टेंटली आपको एक क्राइटेरिया दे रहा है, बट जब वो हो जाता है तो क्राइटेरिया चेंज कर देता है, बार रेज कर देता है, फिर और बार रेज करता है, इससे आपको समझ आ जाती है कि इट इज अ साइलेंट अब्यूज, इट्स नॉट अ क्राइटेरिया। ये डिफरेंशिएट करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। वुमेन स्पेंड लाइफ टाइम्स ट्राइंग टू, ये जो लिस्ट हमें मिलती है ना कि घर ऐसा चाहिए, बच्चे ऐसे चाहिए, तुम ऐसी चाहिए हो, उसको करने में गुजार देती हैं, लेकिन उसको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती। इसको भी पहचानने की जरूरत है। दिस इज वन फॉर्म ऑफ साइलेंट अब्यूज। अच्छा, ये है ना कंवल जी कि इसमें एक ये चीज़ भी आ जाती है कि मर्द तो बड़ी आराम से अपने वॉइस आउट कर देता है कि जी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो ये चाहिए, लेकिन वो उसके अंदर वो दिल नहीं होता कि औरत जब अपने प्रॉब्लम्स बताती है या इवन उसमें कहती है कि मुझे आपकी ये चीज़ बुरी लगती है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है कि जी जब मेरे पेरेंट्स आते हैं तो ज़रा आप थोड़ा सा उनका ख्याल कर दिया करें, पूछ दिया करें, मेरी इज़्ज़त बन जाती है। तो वो उसको जो चीज़ सुकून देती है या जो उस पे बात आती है उस पे वो शक्ल बना ले कि तुम नहीं वॉइस आउट कर सकती, मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ से वो बैलेंस जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो मेरे ख्याल से दोनों को इतनी आज़ादी होनी चाहिए, इतना ट्रस्ट होना चाहिए। औरत को चुप करा दिया जाता है कि तुम ना वॉइस करो। तो हम अगर सीरत में भी देखेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज तो बड़े आराम से कह देती थी कि ये हमें पसंद है और ये हमें नहीं पसंद। बिल्कुल, स्पेशली आप हजरत आयशा के उसमें सिनेरियो में देखें कि वो कितना क्लियरली अपना वो जो उनका मुद्दा होता था वो बयान करते थे। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप अक्सर लोगों को ये कहते सुनते थे कि बेटियों को दर्स में ना भेजें, खराब हो जाती हैं। हाँ जी। तो जब मैं उनसे कहती थी क्या मतलब है हाँ उसमें, तो वो कहते थे कि फिर उनको ये बातें पता चल जाती हैं, फिर आके कहती हैं कि ये तो सुन्नत में नहीं है। तो हम इस हद तक उस इग्नोरेंस को प्रोटेक्ट करना चाह रहे होते हैं, औरतों को डोमिनेट करने के लिए उनको एक खास लेवल पे रखा जाता है। बहुत बड़ी उम्र के फर्द के लिए भी बहुत छोटी लड़की इस वजह से नहीं देखी जाती कि कोई मैच है, कोई इंटेलेक्चुअल या कोई और मैच है या कोई क्वालिटीज हैं। मैच मेकिंग उस तरीके से नहीं की जाती। इट्स बिकॉज अ यंगर गर्ल इज कस्टमाइजेबल, हम उसको अपने तरीके से ढाल लेंगे। अच्छा, अगर जैसे एक रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के गैस लाइटिंग बिहेवियर हो और उसमें उसको कहा जाए कि दरअसल मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है इसलिए मैं तुम्हें रोकता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें डांटना पड़ता है, तुम्हारी अपनी हिफाजत के लिए काम करना पड़ता है, इस बिहेवियर को एक औरत कैसे फिर अंडरस्टैंड करेगी? गैस लाइटिंग का टर्म ऐसा है कि बहुत कॉमन हो गया है। अगर हम सोशल मीडिया वगैरह पे जाएं तो इसको इट्स नॉट अ वेरी अंडरस्टूड टर्म। हम जैसे किसी को कोई बात करते हैं, अगला बंदा अगर डिसएग्री भी करे तो हम कहते हैं आप मुझे गैस लाइट कर रहे हैं। तो इट्स ओवर यूज्ड, वेरी हेविली ओवर यूज्ड वर्ड। इसको समझना जरूरी है कि गैस लाइटिंग है क्या। गैस लाइटिंग ये है कि जब आप किसी रियलिटी से गुजर रहे होते हैं और आप बारहा वो काम आपके साथ हुआ होता है और वो एक एस्टैब्लिश्ड पैटर्न होता है जो आप देख चुके हैं, और कोई आपको कहे ऐसा नहीं, आपको समझ नहीं, ये दरअसल कुछ और है। और एग्जांपल देके बताएं। जैसे अगर एक फॉर एग्जांपल हस्बैंड कंसिस्टेंटली आपकी इमोशनल नीड्स को इग्नोर कर रहा है, ठीक है, या कोई भी ऐसी नीड है जो कि एक एस्टैब्लिश्ड नीड है आपकी जिसको वो इग्नोर कर रहा है, और जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आपको कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, दरअसल मैं मसरूफ हूँ। लेकिन वो मसरूफियत महीनों पे और सालों पे मुहित है जिसमें उनके घर वालों का भी टाइम निकल रहा है, उनके दोस्तों का रोज टाइम निकल रहा है या वीकली टाइम निकल रहा है, बच्चों का भी निकल आता है, लेकिन आपका टाइम उसमें से नहीं निकल रहा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज देन गैस लाइटिंग। यानी आपकी एक एस्टैब्लिश्ड पैटर्न पे नॉट जस्ट वन टाइम और टू टाइम्स, एस्टैब्लिश्ड पैटर्न को बिल्कुल इग्नोर करके आपको कहा जाए कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, या फिर आप रिएक्टिव हैं, या फिर मैंने तो आपको ऐसी कोई बात नहीं की, आप रिएक्टिव हैं। तो इसमें मैं यूजुअली ये कहती हूँ कि कभी कभी वो रियल इश्यूज भी होते हैं जो कि उसमें कवर हो जाते हैं, तो ऐसे में प्रोफेशनल हेल्प ली जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, जिसमें वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकें कि इसमें कौन सा हिस्सा जो है वो एक्चुअली है जिसको आप महसूस कर रहे हैं, जो आपका राइट वायलेट हो रहा है, यानी आपके राइट्स की प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें हमें फिर पता चलती हैं। क्योंकि
मियाँ बीवी में ना अनफॉर्चुनेटली कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता इस रिलेशनशिप के अंदर, लव एंड रिस्पेक्ट, इसमें एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता। एट वन टाइम आपके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ और होंगे जब बच्चे बहुत छोटे हैं, जब वो टीनेज में जाएंगे, नाउ इट हैज टू शिफ्ट अ लिटिल बिट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपके घर में कोई बेड रिडन पेशेंट है तो अब आपके राइट्स, मतलब ये एक इवॉल्विंग रिश्ता है, इसको हम बंद नहीं कर सकते कि इसको डब्बे में डाल दिया कि अच्छा तुम बस बिल्स पे करो, पैसे दो और तुम बस खिदमतें करो और बस ये मसला हल हो गया हमेशा। लेकिन आपने जो बात की है ना कि जी हेल्प ले लेनी चाहिए जब आपको ऐसा लगता है, तो ख़वातीन हेल्प नहीं ले पाती हैं बहुत सी वजूहात की वजह से। पहले तो फाइनेंसेस आ जाते हैं, दूसरी बात क्या आ जाती है कि अगर कोई फ्री भी में भी कुछ बताना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है, तो मर्द की ईगो फिर आ जाती है कि तुम जाकर घर की बात जो है वो बाहर करियो। ऐसी डिनाइल भी बहुत होता है, women are very much in denial। हमारा तो कोई मसला ही नहीं है, हमारा तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये मसला है तो फिर उनको करना पड़ेगा काम। लेकिन अगर कोई चंद टिप्स के ऐसी खातून जो है जिसको ये फीलिंग दी जा रही है, वो क्या कर सकती है? एग्जैक्ट किस साइड ऑफ द इशू? गैस लाइटिंग, उसको जो बिहेवियर मिल रहा है और उसको नहीं समझ आ रही, तो वो अपने आप को कम से कम स्टेबल करके ये तो समझा सके कि यहाँ पे कौन सा चैलेंज है जो कि मैं फेस कर रही हूँ। सबसे पहले इधर उधर के लोगों से डिस्कस ना करें, ठीक है। जितने मुंह उतनी बातें। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों से डिस्कस करेंगे आप खुद बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर अबाउट हु आर योर ट्रस्टेड पीपल, ठीक है। और उन लोगों की किसी क्राइटेरिया पे ट्रस्ट करना चाहिए कि उनके पास कोई डिग्री है, कोई मकाम है, उनकी अपनी कोई सक्सेसेस हैं। उसके बाद पेन कागज, आई बिलीव दैट द पेन, कलम जो है ना, मुझे लगता है समा अल्लाह ने ये एक मिरेकल वो बनाई है, यू नो, क्रिएशन है अल्लाह की। And the first creation was the pen. I find that totally magical. So pen कागज लें और 1-2 साल लिखें, ये बिहेवियर है, ये पैटर्न है, इतने दिन चला है, ये हुआ है, मैंने जब ये किया तो ये हुआ। फिर आपको ये, हम साइंसदान ग्राफ्स क्यों बनाते हैं, डेटा एनालिसिस क्या है, you know, so write everything down, write your data, look at the pattern, and when you identify the pattern, then gaslighting के सामने आप खुद पे फिर आप यकीन करेंगे, आपके पास प्रॉपर हार्डकोर डेटा होगा, एक हवाई फीलिंग नहीं है, इट इज एन एक्चुअल, यू नो, यू कैन ट्रेस बैक एंड से इस टाइम पे ये हुआ था तो फिर उसका ये नतीजा निकला था, ठीक है। एक तो इनसे मैंने ये बात की ना सुंबुल से कि वही बात है कि आई लव यू कह रहे हैं, लेकिन साथ बहुत सारे साइलेंट अब्यूजेस आ रहे हैं। लेकिन हमारे दीन ने भी तो सिखाया ना मवद्दा के बारे में, तो उसको कैसे प्रैक्टिस किया जाए? देखिए, मवद्दा जो है ना, उसको अगर देखा जाए तो मवद्दा इज पैशन, mawadda is affection, and it also includes show of affection, कि जो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बहुत कॉमनली मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मिसाल बड़ी मशहूर है, सब ने सुनी होगी कि हजरत आयशा जब किसी कप से पानी पिया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह से पानी पीना पसंद फरमाते थे। तो मवद्दा ये है कि जी अफेक्शन एंड शो ऑफ अफेक्शन, तो शो ऑफ अफेक्शन में रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो आती है। और आप देखें कि मुझे एक बड़ी प्यारी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें प्यारी हैं, लेकिन एक बात मुझे बहुत प्यारी लगती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पब्लिकली पूछा गया कि जी आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पब्लिकली कहा कि मुझे सबसे ज्यादा अजीज आयशा है, ठीक है। तो अब आप उससे कंपैरिजन करें अपने माशरे के मर्द का, कि कोई मर्द ये जुर्रत कर सकता है बाहर, तो बाहर क्या अपनी फैमिली के आगे कह सकता है कि मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत, वो तो कहेंगे सबसे बड़ा रन मुरीद है ये, इसको इससे मोहब्बत, शेम किया, शेमिंग बहुत ज्यादा है। ये मोहब्बत हमें सुन्नत में सिखाई गई है, हमें अल्लाह ताला ने ये जो मवद्दा यही बताई गई है, तो उसको ओन करने में शर्म क्यों आती है? दैट मीन्स कि आपके दिल में कोई चोर है कि आप उसको पब्लिकली, मतलब ऑब्वियसली विद इन लिमिट्स ऑफ मॉडेस्टी, आप उसको क्यों पब्लिकली ऑन नहीं कर सकते? और ये देखिए इसी हदीस में जब पूछा गया कि इसके बाद तो फिर भी क्या कहा था कि आयशा के वालिद, तो उस पे तो कहें कि अच्छा जी ये अब आयशा के वालिद मेके की तरफ चले गए। हाँ जी। और फिर इसी तरह आप देखें कि जो रिस्पेक्ट का ये क्राइटेरिया हमें सिखाया गया है इसमें मवद्दा में, एक टग ऑफ वॉर की सिचुएशन होती है, माएँ फियर में चली जाती हैं। देखिए उनको अपनी जिंदगी में सुकून नहीं मिला होता विद देयर ओन, इन देयर ओन रिलेशनशिप, तो वो फिर क्या करती हैं, उस सुकून को बेटे के अंदर तलाश करती हैं और फिर अपनी बहू से वो बेटा छीनने की कोशिश करती हैं। और ये सबकॉन्शियस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि देयर अवेयर ऑफ इट, समटाइम्स अनइंटेंशनल। बहुत ऑफन सिस्टर्स विल से भाई हमारा ऐसा हो गया, ही इज एंटर्ड अ न्यू रिलेशनशिप नाउ, सो वो बाउंड्री अब थोड़ी सी आप पीछे हट जाएं, थोड़ा सा उनको एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने दें, उनको थोड़ी स्पेस दें।
So spouses are forced to give preference to other people's opinions over their own spouse. कि उसकी ओपिनियन को मैटर कर लिया तो अब उनको डर लग रहा होता है कि अब लोग मजाक उड़ाएंगे क्योंकि हमने ये कह दिया है कि बीवी की बात सही थी. तो उसको रिस्पेक्ट इंटेलेक्ट को दें, और अगर वो सही बात कर रही है तो इसमें कोई मजाइका नहीं है कि वाइफ ने कर दी अच्छी बात. नीरम, मुझे ये बताइएगा कि जब रिश्ते हम देख रहे होते हैं और जाहिर है तब भी हम बड़ा इस्तिखारा भी कर रहे हैं और बाकी मामलात भी लेके चल रहे हैं, उसमें क्या रिस्पेक्ट को देखा जाता है? नंबर 1, क्या रिस्पेक्ट को देखा जा सकता है? नंबर 2, और ये कि मतलब ये जो जल्दबाजी का हमने मंजर शुरू किया हुआ है, जल्दी जल्दी हो जाए, इसमें यही वाला पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि बैलेंस हो, कोई मोहब्बत भी हो, कोई एहतराम भी हो, ये सब पूरा मिस आउट हो जाता है. जी, ये देखें ना कि दीन को हम ना उसकी रूह तक नहीं पहुंचते, उसको एक सरफेस लेवल के ऊपर हम ले लेते हैं कि जी जल्दी करो, रिश्ता करने में जल्दी करो. ये इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अपनी बेटी को उठा के फेंक दो या बेटे को उठा के एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसकी जल्दी करो, जो सामने आई आप कर दो. इस्लाम हमें बुर्दबारी सिखाता है, इस्लाम हमें तहम्मुल सिखाता है. अल्लाह ताला अगर चाहते तो एक इशारे से दुनिया क्रिएट कर सकते थे. कुरान से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में दुनिया को क्रिएट किया, कैटेगोरिकल स्टेजेस में उसको क्रिएट किया, सिर्फ हमें ये सिखाने के लिए कि हर चीज की स्टेजेस होती हैं. तो आप वो स्टेजेस मत ओमिट करें किसी के प्रेशर में आके. आप एक वो वक्त दें कि जी जैसे कि आना जाना हो दोनों फैमिलीज का, तौर तरीका हो, बात करने का तरीका हो. आपको बहुत कुछ, वो कहते हैं ना कि जब इंसान का मुंह खुलता है तो उसकी दिमागी और दिली कैफियत सामने आ जाती है. मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा मेरे पास एक फैमिली आई तो वो उसकी मदर बहुत ही परेशान, वो कहती है कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते और मैं अपनी बच्ची का रिश्ता करना चाह रही हूँ और इतने लोग आते हैं और उनको खिला कर हमारा बजट लो गया. ये बहुत लोगों के जी. तो मैंने उनसे कहा कि आप क्यों इतना खिलाते हैं? तो कहती हैं क्या करें, फिर रिश्ता नहीं होगा, मैं या लोग माइंड करेंगे. मैं कहा देखिए, अगर वो आपके नॉर्मल तौर तरीके पे आपकी इज्जत नहीं करते ना, और आप कुछ दफा उनसे मिलते हैं और आपको समझ आ जाती है, तो इसका मतलब वो आगे जाके भी नहीं करेंगे और आपके लिए आगे भी फिर वो डिमांड फिल्टर. देखिए आप वो फिल्टर आउट हो जाते हैं. कमल जी, मैंने तो ये जिंदगी का निचोड़ा है. मतलब जब से मैंने रिश्ते होते अपने इर्द गिर्द देखे हैं, हर वो रिश्ता जिसमें लड़के वालों ने बिफोर द मैरिज धौंस जमाई है और लड़की वालों ने लड़की वाले होते हुए वो धौंस एक्सेप्ट की है, वो कभी कामयाब नहीं हुए और कभी उनका खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं हो. वो पैटर्न बन गया कि हाँ जी अब मैंने मुट्ठी में ले लिया है, ये धौंस मेरा तरीका है इनको कंट्रोल करने का. ऐसी धौंस आ जाए तो उस धौंस को छोड़ दें, आप हट जाएं वहां से. आप देखें अभी पीछे एग्जाम्पल मैंने देखा था, किसी जगह में देख रही थी कि एक वालिद थे जो उस वक्त उन्होंने डिमांड शुरू कर दी लड़के वालों ने कि जी इतना ये होगा. एन शादी के दिन तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से खाना खिलाया क्योंकि खाने का इंतजाम हो चुका था, और उन्होंने कहा जी बस अल्लाह के हवाले, बेटी मैं नहीं दे रहा. ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ऐसी धौंस कोई जमा रहा हो, या तो रिश्ता हो रहा है या रिश्ता हुआ है. और बच्चियां, मैं बहुत बच्चियों को देखती हूँ कि वो परेशान होती हैं, वो कहती हैं जी हमारी मंगनी हुई है या निकाह हुआ है और हमारी बातचीत हो रही है और हमें एलिमेंट ऑफ डिसरिस्पेक्ट नजर आ रहा है. ठीक है, रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं. अब हम घर वालों को या तो बता नहीं पा रहे, या अगर हम बताने की कोशिश करते हैं तो हमें चुप करा दिया जाता है कि अब भाई मंगनी होगी, अब निकाह हो गया, अब अपने बसने की कोशिश करो. इस डिसरिस्पेक्ट के साथ क्या करे वो बच्ची? देखिए इसके पीछे वजूहात क्या हैं. वजूहात ये हैं कि हमारी कल्चर में रिश्ता टूटने को शेम की नजर से देखा जाता है. ठीक है, हालांकि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, शादी इज अ कॉन्ट्रैक्ट. 2 लोगों के बीच में इट इज सपोज टू हेल्दी पर्सपेक्टिव से आप एक रिश्ता कायम कर रहे हैं. इसमें शेम का जो पर्सपेक्टिव है ना, अगर आपको वक्त से पहले टाइम पता चल गया, अल्लाह ताला की तरफ से आपको रेड फ्लैग्स नजर आ गए, तो अब आप उसको इनकरेज करें कि वो अपने लिए खड़ी हो. अब मसला ये है कि जब तक कि कल्चर चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो उस वक्त तक ये लड़की हमेशा डरेगी. अच्छा, यहाँ पे मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसी बच्ची को फौरन बोल देना चाहिए कि जी मैं यहाँ शादी नहीं करूंगी, या थोड़ा सा जैसे वो कहते हैं कोई ऐसी काउंसलिंग प्रोसेस में जाना चाहिए, या घर में कई दफ़ा बुजुर्ग होते हैं, दोनों को सेटल करें, दोनों को समझाएं. कई दफ़ा ऐसे होता है लड़का इमेच्योर होता है, उसकी फैमिली जो होती है वो बुरी नहीं होती है और वो उस बच्चे को गाइड भी कर सकते हैं. देखिए अगेन, और मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी जब लड़कों को थोड़ा सा झटका लगता है ना कि ये स्टैंड ले रहे हैं और ये कह रहे हैं बेटा ये बिहेवियर दुरुस्त नहीं है,
तो कई दफा वो भी तब सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, इसमें लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर जाएं, शॉर्ट टर्म को छोड़ के लॉन्ग टर्म के ऊपर जाएं। और आप ये देखें कि वो रेड फ्लैग्स है किस नौइयत का। कुछ रेड फ्लैग्स ऐसे होते हैं जिसमें आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि आई एम नॉट, जैसे बहुत ज़्यादा धौंस है, अग्रेशन है, डोमिनेशन है, लालचीपन है, डिसरिस्पेक्ट का लेवल बहुत हाई है और बहुत क्विक है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिले नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि आप फंसते जाते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता है आप उसके अंदर धंस रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसमें किया जा सकता है, अब ये लेवल आपको जब पता होगा कि रेड फ्लैग्स क्या है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नॉलेज काफ़ी आम हो गई है कि रेड फ्लैग्स एग्जैक्टली क्या है। हमारी सोसाइटी के लिए कम है, बट इन जनरल साइकोलॉजिकल टर्म्स में अगर हम देखें तो रेड फ्लैग्स आर क्वाइट कॉमन। सो लड़कियों को भी आजकल पता है, लड़कों को भी पता है, मुझे लगता है पेरेंट्स को कम पता है। और पेरेंट्स जो है ना, हमारी जनरेशन सीखने में थोड़ी कमजोर है। यंगर जनरेशन इज अ बिट मोर accepting and they're more receptive to knowledge. So अब उसमें ये है कि अगर वो बहुत हाई किस्म के रेड फ्लैग्स हैं तो उसमें डायरेक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और आपको लगता है कि नहीं दीज आर सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स, तो उसमें आप कोशिश ये करें कि अगर पेरेंट्स के साथ अगर आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, वो लड़की बहुत लकी है, उसके पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं है, फिर तो आप डायरेक्ट जाके उनसे बात करें और उनसे कहें कि लेट्स पुट द प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन के कैसे हो सकता है, उनको देखने का क्राइटेरिया हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है तो कोई भी ट्रस्टेड रिलेटिव, कोई कज़न, खाला, पुप्पी, कोई भी ऐसा बंदा जिसको पेरेंट्स तक एक्सेस हो, उनसे बात की जाए और उनको इस प्रोसेस के अंदर लाया जाए, ताकि ये देखा जा सके कि आगे चलकर इसकी आगे प्रिडिक्शन क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। यानी अगेन डेटा पे हम आ जाते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये मसला लगता है कि हम वैसे तो हर बात का चस्का लेंगे, मजा लेंगे, लेकिन जब किसी को हेल्प करने की बारी आएगी, मतलब फैमिली फ्रेंड है, खाला, फुप्पो, कोई रिश्तेदार है, हम कहेंगे हम क्यों पराए मामले में पड़े, हम उस वक्त पीछे हट जाते हैं। जबकि हमें ऐसे किसी मामले में हेल्प करना चाहिए कि एक घर बस जाए, एक इसीलिए आपका सोशल कैपिटल, आपका नेटवर्क इतना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप इस नेटवर्क को नर्चर करते हैं ना ओवर टाइम, तब आपके पास ऐसे लोग मुयस्सर होते हैं। तो अगर आप सुपरफिशियल फेक रिलेशनशिप्स के अंदर हैं और आप मुसीबत में पड़ते हैं, आपके लिए कोई भी नहीं आएगा। आप भी वो रोल अदा करते हैं, फिर आपके लिए भी लोग मौजूद होते हैं ऐसा रोल अदा करने के लिए। ये मुझे ये बताइएगा कि जब हम इस्लामिक मॉडल को देखते हैं, अपने दीन के मॉडल को देखते हैं, तो उसमें लव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और किस चीज़ को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दी गई है, या हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अपनी तरफ से हम दीन के हिसाब से ही चलना चाह रहे होते हैं, लेकिन फिर कंफ्यूज हैं। मैं फिर उसी आयत पे वापस आऊंगी कि मवद्दा के साथ अल्लाह ताला ने ऐड की रहमा। ठीक है, मवद्दा हो गई मोहब्बत, मवद्दा हो गई अफेक्शन, तो रहमा जो है वो रिस्पेक्ट को पूरी तरह कवर करती है। ठीक है, उसकी केयर, उसकी रिस्पेक्ट। तो अल्लाह ताला ने जब दोनों को कंबाइन किया तो एक दूसरे के बगैर बेमानी है। अगर कोई आपको बेतहाशा प्यार दे रहा है लेकिन साथ ही साथ आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो वो मोहब्बत आपको सुकून नहीं दे सकती, जो कि प्राइमरी गोल था। और इसी तरह अगर आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है और मोहब्बत नहीं दे रहा, तो वो भी आपको सुकून नहीं दे रही। तो वो जो आपका प्राइमरी गोल है वो फिर भी वो अचीव नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये मुझे ये बताइए कि रिस्पेक्ट जो है उसको और मवद्दा को हम मिला के कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? यानी कि एक माँ का क्या रोल आ जाएगा यहाँ पे कि वो अपने बेटे को क्या सिखा सकती है, और इवन फॉर दैट मैटर अपनी बेटी को भी क्या सिखा सकती है? यही सिखा सकती है कि जी आपने अपनी जो आपकी जितना पोटेंशियल है, आपने उसकी बात का रिगार्ड करना है, उसको स्पेस देनी है। ये भी उसके अंदर आ जाता है कि आपने उसको स्पेस देनी है। ये नहीं कि आप एक दूसरे के सर के ऊपर चढ़ जाओ और उसको फ्रस्ट्रेट कर दो। ये भी केयर में आ जाता है, बल्कि मेंटल केयर में आ जाता है। और इसी तरह उसकी नो को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करना, और मतलब बात करनी है दोनों को। ये नहीं कि बेटियां तरीके से बात करें और बेटा जो है वो उसको ये हम सिखाएं कि तुम इसको शाउट करके या उस तरह चीख के इसके साथ बात करो तो तभी तुम्हारी बात मानी जाएगी। तो ये चीजें, और मेरा ख्याल है माँ के सिखाने से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चे जैसे अपने माँ बाप को देखते हैं ना, वो वही पैटर्न कॉपी करते हैं इवेंचुअली। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंबल ये बताएं कि एक मदर है और वो खुद बहुत डिसरिस्पेक्ट सह रही है और उसने उसको इंडोर्स कर लिया है, उसने सोचा है कि बेटा मर्द ऐसे ही होते हैं और तुम्हें बर्दाश्त करके रहना पड़ता है, और वो अपनी बेटी को यही सिखा रही है कि बस बेटा बर्दाश्त करो हर तरह के अब्यूज जो है। और आप देखें कि वो बच्ची जो है वो पिसती चली जा रही है। और इसमें दो तरह के रवैये होते हैं, या तो वो बच्ची पिसती चली जाएगी इफ शी हैज अ मेलो पैसिव पर्सनालिटी, ठीक है,
वो क्या करेगी, वो उसी पैटर्न के अंदर जाएगी। लेकिन अगर वो बच्ची अग्रेसिव हो जाए, जिसका आजकल बहुत राइज पे है ये बिहेवियर, तो वो क्या करती है, कहती है मैंने अपनी माँ नहीं बनना। आई सॉ माई मदर गेटिंग ह्यूमिलिएटेड, आई सॉ माई मदर बीइंग अनलव्ड एंड अनहर्ड एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू। अब वो क्या करेगी कि बजाय उस प्रोसेस से गुजरने के, दर्जात ग्रेजुअली गुजरने के, वो फिर क्या करती है, शुरू से अग्रेसिव होती है। थ्रेशोल्ड जो है, उसका थ्रेशोल्ड इतना लो होता है कि जो नॉर्मल बातें भी होती हैं वो भी फिर उससे बर्दाश्त नहीं होती। तो वो एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है कि वो नहीं उसको फिर हैंडल कर पाती, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इनफैक्ट many people who see this in their household, they're refusing to get married. कहते फायदा क्या हुआ फिर? ये तो बहुत कॉमन है। हम अपनी तरफ से नेकी कर रहे होते हैं जब हम डिसरिस्पेक्ट सहते हैं एक रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन हम एक परपेचुअल साइकिल ऑफ अब्यूज को परपेट्रेट कर रहे हैं। वी बिकम द परपेट्रेटर्स ऑफ अब्यूज। तो इस साइकिल को ब्रेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सी खवातीन ऐसे भी कहती हैं, जो मदर्स हैं, वो कहती हैं जब आती हैं ना अपनी बच्चियों के मसलों के साथ, तो वो कहती हैं कि मैं बहुत हेल्पलेस थी, मैं कुछ नहीं कर सकी, और मुझे अब नज़र आ रहा है कि मेरे बच्चे उससे कैसे इफेक्ट हुए हैं और मेरी बच्चियां कैसे आगे अपनी फ्यूचर लाइफ में भी इफेक्ट हो रही हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। और जब वो अपनी बच्चियों के सामने बैठकर ये बात बताती है ना कि मैं हेल्पलेस थी और हेल्पलेस हूँ, तो मैंने नोट किया है कि वो बच्चियां भी यही मॉडल फिर अपने लिए अडॉप्ट कर लेती हैं कि मैं भी हेल्पलेस। देखिए, इसका आसान तरीका है। लोग कहते हैं थेरेपी बड़ी एक्सपेंसिव है, प्रोफेशनल हेल्प, कोचिंग बड़ी एक्सपेंसिव है। आप उनको ना दे एक्सपेंसिव शादी, फ्लैशी बड़ी बड़ी चीजें, उसकी जगह उनको गिफ्ट में आप थेरेप्यूटिक टेक्निक्स, कोचिंग, अच्छा फ्री भी बहुत अवेलेबल है, फ्री भी बहुत अवेलेबल है ऑनलाइन। बहुत चीजों, यानी जो साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज है उससे कनेक्ट हो जाएं। और रिलीजन टीचेस अस व्हाट टू डू, साइंस टीचेस अस हाउ टू डू इट। सो वो जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो हमारे लिए है, और इट्स एन इंफॉर्मेशन एज। आप एक चीज ढूंढेंगे, लाख मिलेंगी, बिल्कुल, नॉट इवन 1000, लाखों। सो जस्ट कनेक्ट विद दैट एंड से मैं उस वक्त हेल्पलेस थी, आई कुडंट डू इट। उसके बाद जब मुझे पता चल गया, अब मैंने क्या किया है उसके नतीजे में। सो अगर आपने अभी ठीक कर रही है, पास्ट को एक्नॉलेज करना काफी है फिर। बिल्कुल सही है कंवल जी। बहुत से प्रॉब्लम्स हम अवॉइड कर सकते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि बस दीन देख लो, जो दीनी फैमिलीज हैं, दीन देख लो, हमें ये क्राइटेरिया। दीन इज दाढ़ी में दीन नहीं है, या हिजाब के अंदर दीन नहीं है। उस आप देखें कि मेंटल कंपैटिबिलिटी है दोनों की आपस में या नहीं, बिहेवियर्स कैसे हैं डे टू डे। और आप देखें कि हमें इसकी सीरत से मिसालें मिलती हैं। वो जो हजरत जैद की हमें मिसाल मिलती है, हजरत ज़ैनब उनके साथ कंपैटिबल नहीं थी रजी अल्लाह ताला अन्हा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका साथ दिया। इसी तरह एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई थी कि जी मुझे अपने हस्बैंड अच्छे नहीं लगते, तो आपने रीज़न पहले पूछा, तो शी हैड नो रीज़न एट ऑल अपार्ट फ्रॉम दैट कि जी मुझे इनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसिस्ट तो नहीं किया कि नहीं जाओ सब्र करो, गुजारा करो, बस ठीक है, उन्होंने उसकी फीलिंग्स का एहतराम किया। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एक और चीज़ मुझे बताइएगा इरम कि अगर एक मर्द है और वो अपनी बीवी की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पूरी कर रहा है, 5 वक्त का नमाजी है, लेकिन ये कि उस लड़की को फील होता है कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो क्या वो गुनाह करेगी या नाशुक्री करेगी अगर इस पे वो अपने शौहर से भी बात करती है, अपने इन-लॉ से बात करती है, अपने पेरेंट्स से बात करती है? और क्या उसे बात करनी चाहिए या कोई तरीका इख्तियार करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसको एडवोकेट करती कि वो चुप करके डिसरिस्पेक्ट को सहती जाए। आप देखें, आप वाकया इफ्क है, एक डिसरिस्पेक्ट थी ना कि इतना बड़ा इल्ज़ाम एक पाक दामन औरत पे लगा, तो उन्होंने वॉइस किया ना उसको। वो गई, उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने उसको वॉइस किया, वो चुपचाप सहती तो नहीं रही ना उसको। तो इसी तरह आप अपने साथ जुल्म करते हो। देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम पे तुम्हारी 3 चीज़ें प्रोटेक्ट करना तुम्हारा हक है, और तुम्हें करनी चाहिए, इज्जत, जान और माल। तो आप क्यों अपनी इज्जत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज करते जाएं सारी जिंदगी। और मैंने एक जगह एक ये कोट पढ़ा, तो मुझे मेरे दिल को लगा कि बाज़ औक़ात दिल करता है कि अपने आप से माफ़ी मांगूं कि मैंने वो इतना कुछ मैंने क्यों झेला। आखिर मेरा नफ्स भी तो अल्लाह के आगे जाएगा और बताएगा कि जिसने जलवाया मुझसे इतना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यही 3 एस्पेक्ट जो हैं, अगर एक लड़की को फील हो रहा है कि मैं डिसरिस्पेक्टेड हूँ, अपने हस्बैंड से किस तरह बात करे, इसी तरह अपने इन लॉ से किस तरह बात करें। क्योंकि कई बच्चियां आके कहती हैं कि जब हमने इन लॉ से बात की तो वी वर डिसअपॉइंटेड कि उन्होंने हस्बैंड की साइड ली, और अपने पेरेंट्स को कैसे कन्वे करें।
देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि कौन से बिहेवियर कम्युनिकेशन स्टाइल जनरली होते हैं। एक वो स्टाइल होता है जिसमें हम चुप करके सहते रहते हैं, हम सबमिसिव होते हैं और हम अपनी तरफ से नेकी समझते हैं उसको। दूसरा स्टाइल ये होता है कि हम मूड खराब करके रखते हैं, बात बात पे झगड़ा, मतलब साइलेंट हो जाना, विड्रॉ करना, फैमिली ओकेजन्स पे पार्टिसिपेट ना करना, आपका मूड ही हर वक्त बना रहता है। तीसरा तरीका ये है कि आप बहुत अग्रेसिव हो जाएं और लड़ाई झगड़ा करें, जिसमें आप ताने भी दें, तंज भी करें, अगले बंदे की फैमिली के ऊपर बात करें। और ये बिहेवियर्स हमें बहुत कॉमन मिलते हैं। जो अग्रेसिव होती है उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि लोग कहते हैं तो है ही लड़ाका, उसकी बात अगर सही भी होगी ना तो वो उस लड़ाई झगड़े में गुम जाएगी। जिसका मूड खराब होता है उसको भी फौरन ही उसकी फीलिंग्स को वो नहीं किया जाता, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सबमिसिव तो है ही, उसका तो स्ट्रेटेजी ये है, ठीक है। अब एक ही तरीका है जो साइंटिफिक है, दैट इज कॉल्ड असर्टिवनेस। हमारे यहाँ इसकी कोई वो नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, वी डोंट नो द स्किल। हालांकि इट्स अ वेरी वेल रिसर्च टॉपिक, बहुत इस पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। असर्टिवनेस को हमारी सोसाइटी में अग्रेशन के साथ सिनोनिमस समझा जाता है। इसको हमें थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। हमारी कल्चर में जितना हम असर्टिव होते हैं, असर्टिवनेस में आप क्या करते हैं, अगले की भी इज्जत करते हैं, लेकिन आप अपनी इज्जत पे को हर्फ नहीं आने देते, while respecting the other person। असर्टिवनेस में आप विन विन के ऊपर जाते हैं। असर्टिवनेस में आप अपनी बाउंड्री को भी प्रोटेक्ट करते हैं और आप अगले की बाउंड्री में भी नहीं जाके घुसते। असर्टिवनेस में आप अपनी बातों को गोल मोल अंदाज में नहीं करते। यू आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट, यू क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट फ्रॉम द अदर, व्हाट यू आर विलिंग टू गिव, व्हाट यू आर नॉट विलिंग टू गिव। सो इसमें क्या होता है कि जो नेगोशिएशन होती है उसमें क्लियर कम्युनिकेशन with the help of the skill assertiveness is very helpful. So assertiveness is the skill which can guide। यहाँ पे मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ, मैं वो हस्बैंड हूँ जो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा और आप वो वाइफ हैं जो बात करना चाह रही हैं, तो असर्टिवनेस से आप कैसे मुझसे बात करेंगे? मैं आपसे सबसे पहले ये कहूँगी कि जैसे कोई भी अगर मसला है तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि आप इस वक्त मुझसे बात नहीं करना चाह रहे और आप थके हुए हैं, लेकिन मैं काफ़ी अनहर्ट फील कर रही हूँ, मैं बहुत अकेली फील हर वक्त तो मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, देखो कभी तो तुम मुझे आराम करने दिया करो। तो बिल्कुल, मुझे काम ही आज आप इस पूरा हफ्ता आप आराम कर लें, वीकडेज में मुझे पता है बहुत थक जाते हैं, तो अगर हम वीकेंड पे कोई टाइम रख लें जिसमें हम औरतें जो ना जान के पीछे पड़ जाती हो, बात ही नहीं छोड़ती हो। सही कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, टेढ़ी पसली हो तुम लोग। आप अगर मुझे इंटरप्ट करेंगे तो मैं बात तो कर ही नहीं सकूंगी। प्रोफेसर सल्लम तो बहुत गौर से, मैं तो तुम्हारी बात हमेशा सुनता हूँ। अब मैं थका हुआ हूँ, कोई काम करना चाह रहा हूँ, तुम मुझे जान नहीं छोड़ रही। चलिए मुझे ये बताएं, वीकेंड पे हम बाहर जा सकते हैं खाने के लिए? सैटरडे इवनिंग ठीक रहेगा 8 बजे? देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मेरा दोस्तों के साथ प्लान है कुछ। कल शाम तक अगर मुझे कंफर्म कर दें। ओहो ना, मेरे पीछे पड़ो, मैं देखूंगा, सोचूंगा। क्या मुसीबत है तुम्हारी ना, जाओ जाकर चाय बनाकर लेकर आओ। मुझे काफी तकलीफ हुई आपकी ये बात सुनकर। मुझे लगा था मैं आपके पास आऊंगी तो हम कोई हल निकाल सकते हैं इस मसले का। मसला ही नहीं है, तुमने कहाँ से मसला बना लिया है? मसला ही नहीं है। मैं अपनी फीलिंग्स का इजहार आप ही से कर सकती हूँ, आपके अलावा किससे करूंगी? ठीक है, यानी काफी हद तक समझ आ जाती है कि ठंडेपन से लेकिन अपनी बात से नहीं हटना। ठीक है, आप उनसे कोई चीज, अच्छा इसमें जो आप बात जिस तरह करें ना, ये बड़ा कॉमन है। अब इसमें क्या करना है कि आपने इसको एक टाइमलाइन देना है, ठीक है? आपने फॉरएवर भी नहीं बर्दाश्त करना और आपने फौरन भी फैसला नहीं करना कि ओ नो मैं तो बस ये हूँ, फंसी हुई हूँ। एक टाइमलाइन रखें। टाइमलाइन कैन बी वेरी लॉन्ग, 2 years 5 years 10 years डजंट मैटर, 15 साल डजंट मैटर। टाइमलाइन रखें और उसमें उस प्रोसेस को गुजारे दर्जा बदर्जा, और फिर किसी नतीजे पे पहुंचे। और फिर आप देखें कि जो भी आप फैसला करती हैं अल्लाह ताला जरूर जरूर मदद करते हैं हमारी। ठीक है, इस्लाम में ना सब्र की बहुत इंपॉर्टेंस है जी। तो ऐसी सारे सिनेरियो में ये जो आप डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को लेके चल रहे हैं, या कई दफ़ा मोहब्बत भी नहीं होती है, वो भी बीच में से गायब हो जाती है। यानी कि वो जो 3 एलिमेंट्स आप बता रही हैं, ना सुकून है, ना मवद्दा है, ना रहमा है, और उस पर एक लेबल लगा दिया जाता है कि सब्र करो, अल्लाह तुम्हें इसका बहुत अजर देगा। कब तक सब्र होना चाहिए और किस चीज़ को हम सब्र कहेंगे ऐसे रिश्ते में? देखें, सब्र का एक बड़ा डिस्टॉर्टेड वर्जन जो है ना, वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में आया हुआ है, जिसका सब्र से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सब्र जो है ना, वो जो भी कोई तकलीफ़ है
उसका इलाज निकाल के उसको काउंटर करना और उसके रास्ते में जो मुश्किलात आती हैं उन्हें इंड्योर करना सब्र है। सही। और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है, ये वन डे प्रोसेस नहीं है। अब ये नहीं है कि आप पहले दिन ही आप वो कहें कि जी ये हो गया तो वो हो गया। आपने हर चीज को एक वक्त देना है। देखें, आप अल्लाह ताला के आगे एक चीज के जवाब दें हैं और आपने कि आपने अपना यू डिड योर बेस्ट, ठीक है, आपने हुज्जत तमाम करनी, उसको कहते हैं हुज्जत तमाम होना, कि अल्लाह ताला मैंने इस शख्स को समझाया, मैंने इसको इतना वक्त दिया, मैंने बर्दाश्त किया, फिर उसके बाद मैं आगे चला और अल्लाह ताला इस चीज़ का गवाह है। तो आपने अपनी हुज्जत तमाम जो है ना वो सही फाउंडेशन जमे रहना है और उसके अगेंस्ट जो भी आपको सहना पड़ता है उसको विदाउट नेगेटिव रिस्पॉन्स झेल जाना, दैट इज सब्र। बिल्कुल सही बात है। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि आपको फील होता है कि नहीं ये रिश्ता नहीं चल रहा और आई हैव टू वॉक आउट ऑफ इट। जैसे एक औरत फैसला करती है कि मैंने, क्योंकि मुझे इसमें इज्जत नहीं मिल रही है, मुझे इसमें मोहब्बत नहीं मिल रही है, या मोहब्बत एक सुपरफिशियल तरीके से है लेकिन वैसे नहीं है और मुझे निकलना है। अब जब वो निकलने का फैसला करती है तो मर्द सॉरी 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 कहता उसके पीछे आ जाता है। फिर से पैटर्न, आप पैटर्न को रिकग्नाइज करना सीखें। पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना इस वक्त बल्कि हर टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। हम अपने बच्चों में, अपने कोवर्कर्स में, अपने उसमें जब पैटर्न्स पहचानते हैं ना ह्यूमन नेचर के अंदर जो होते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो अगर कोई बंदा पहली दफ़ा ये काम कर रहा है, आप उसको थोड़ा सा टाइम दे दें। जब वो टाइम दें तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया मुकर्रर कर दें, ठीक है। सिंपल टर्म्स में अगर देखिए, आपका कोई एम्प्लॉई है, आप उसको कहते हैं आपकी इतनी गैरहाज़िरी है, खुदाफिज हमारा नहीं गुजारा हो रहा, तो आपको फ़ौरन कहेंगे नहीं कल से ये मसला हल नहीं होगा। अब आप उसको एक्सटेंशन देंगे, आप इनडेफिनेटली उसको परमानेंट ये नहीं करेंगे, उसको परमानेंट जॉब दे दें, तो आप उसको कहेंगे कि अच्छा एक्सटेंशन आपको हम दे देते हैं 1 मंथ की या 6 वीक्स की, प्लीज़ प्रूव योर सेल्फ। अगर 6 वीक्स में उसकी परफॉर्मेंस एग्जाम्पलरी होती है, फिर एक और एक्सटेंशन देंगे, फिर उसको देखेंगे। लेकिन अगर वो बिहेवियर वैसे का वैसा है तो लिप सर्विस से तो मसले हल नहीं होते। लेकिन फिर यहाँ पे दीन आ जाता है। दीन में वो कहते हैं कि देखो माफी मांग रहे हैं, अल्लाह भी माफ कर देता है, तो तुम क्यों नहीं माफ कर रही उसको। देखिए, माफ़ी में भी वही चीज़ है, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप हम उसका देखेंगे कि जी एक बार माफ़ किया, चलो फिर गलती हो गई, इंसान है, ख़ता का पुतला है, फैमिली का प्रेशर आया, जो भी हुआ वो नहीं छोड़ना चाहती, दूसरी बार माफ़ किया, तीसरी बार माफ़ किया। लेकिन ये बात रियलाइज़ करने की है कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, इंसान गफूरुर रहीम नहीं है। उसकी एक लिमिट है बर्दाश्त की, और वो लिमिट भी अल्लाह ताला ने रखी है। हाँ, अगर वो मजबूर है और उसके पास कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है तो फिर वो सहती रहेगी, लेकिन अगर उसके पास है तो वो क्यों सहे, वो इंसान नहीं है, उसकी फीलिंग्स नहीं है, उसका दिल नहीं है, वो क्यों झेले वो सारा कुछ। हमें हमारा दीन भी सिखाता है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, तो हमारी तो ख़वातीन 1000 बार डसी जाती हैं उसी सुराख से, और वो फिर डसने के लिए रेडी होती हैं कि आओ मुझे डस लो। ऐसे मौके पे हमारा दीन सोसाइटी, मुआशरे पे क्या जिम्मेदारी डालता है? माशरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी डलती है इसमें कि जो लोग इर्द गिर्द के हैं उन्हें अपने अपने हिसाब से रोल अदा करना चाहिए इस चीज़ के अंदर। ऐसे उसको झटक नहीं देना चाहिए कि जी ये हमारा मसला नहीं है और मेरा मैटर नहीं है तो मैं इसमें क्यों बोलूं। जिसका जो हिसाब से, मैं कहती हूँ ना, दाव लगता है बीच में, उसको सपोर्ट करने में। जुल्म को वो कहते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने फरमाया था कि जी जालिम और मजलूम के बारे में कहा गया था कि वो भी जुल्म करता है, जो मजलूम है वो भी जुल्म करता है। तो क्यों जुल्म करता है? कि वो झेलता है। और फिर ये भी कहा गया कि जी जुल्म को रोको, अपने हाथ से रोको, अपने जुबान से रोको, अपने जिस भी जेस्चर से रोको, उसको रोको। तो वो हदीसें कहाँ गई, फिर वो कहाँ अप्लाई होती हैं? यही तो जुल्म है जो हमारे माशरे में होते हैं। और ससुराल के लेवल पे जो जुल्म होते हैं आजकल हमारे माशरे में, अल्लाह की पनाह, वो दुनिया में कहीं नहीं होते जो हमारे माशरे में होते। बिल्कुल सही बात है। मुझे बताइएगा सुंबल, अब अगर हम रैप अप करें इसको पूरे को, कि कुछ प्रैक्टिकल टिप्स कि एक मर्द भी अपने रिलेशनशिप में मोहब्बत का भी इजहार कर सके और इज्जत भी दे सके अपनी बीवी को, और एक बीवी जो है वो महसूस भी कर सके और वो भी उसको रेसिप्रोकेट कर सके। बहुत ही आसान, इमोशनल इंटेलिजेंस। हमने अपने तमाम जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनमें से इमोशंस को बिल्कुल निकाल दिया है। उसको हमने इतना ट्रांजैक्शनल बना दिया है जैसे दुकानदारी हो।
तो दुकानदारी की बजाय अगर हम इमोशंस के ऊपर जाएंगे ना, देखें सिंपल बात है, अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं उनको हम बड़ा अच्छा समझते हैं, अगर उसमें से इमोशंस निकाल दे तो क्या रह जाएगा? पीछे मैनिपुलेशन रह जाती है ना, जो हम कहते हैं फलाना बंदा बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है, काम पे ही आता है। अगर मियाँ बीवी के दरमियान भी ये रिलेशनशिप बन जाएगा वेयर इट्स जस्ट गिव एंड टेक, देयर इज नो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, देयर इज नो लव, there is no respect, there is no understanding what the other person is going through, consideration, understanding, ये चीजें अगर निकल जाएंगी तो कारोबार हो गया, फिर ये रिश्ता नहीं रहा, it's not a relationship anymore। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हम खुद सीखें, इसको, इस कल्चर को प्रमोट करें कि दूसरे के इमोशंस को पहचानना, फॉरन इनवैलिडेट ना कर देना। आप देखिए हमारे स्कूलों में क्या होता है, बच्चों के इमोशंस को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। टीचर्स आर द फर्स्ट बुलीज एट टाइम्स, पेरेंट्स आर द फर्स्ट बुलीज ऑफ अ चाइल्ड। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जब होगी ना तो फिर ऑटोमेटिकली चीजें अपनी अपनी जगह पे जाएंगी। ये जो आपने इनवैलिडेशन की बात की तो मेरे ज़हन में एक और चलते चलते बात आ गई, मैंने कहा मेरम से पूछ लेती हूँ उसके बारे में कि बहुत से मर्दों का ये भी एटीट्यूड होता है कि वो अपने घर की तमाम औरतों की आवाज़ पे तो बहुत इज्जत का इजहार करते हैं, मेरी अम्मा हजूर ने कहा, मेरी बाजी कह रही हैं और कोई भी और बुजुर्ग कह रही हैं, लेकिन बीवी को कहा जाता है तुम चुप रहो। ये वाला जो एटीट्यूड है इसके बारे में क्या करना चाहिए? इसमें यही करना चाहिए कि जी जो घर की ख़वातीन हैं, स्पेशली मैं कहती हूँ कि जो माएँ हैं, उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि जी इसका भी कोई ओपिनियन है। आप देखें कि वो मशहूर वाक़या है कि सुलह हुदैबिया जब हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ओपिनियन के ऊपर चले, आपने उनके तो उसके ओपिनियन को जब बाकी लोग अहमियत देंगे घर के, तो फिर वो बंदा भी देने लग जाएगा। अगर हर कोई कहे कि जी ये तो ऐसे ही बोलती रहती है या इसकी बात को छोड़ो, तो जब बाकी लोग उसको एक वो देना शुरू करेंगे, हैसियत देना शुरू करें, ये उनका रोल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बात ये है कि एक मैं सेइंग पढ़ी थी जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी और मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी, अगर इज़्ज़त नहीं है तो मोहब्बत नहीं रहती। इसी तरह अगर किसी का ख्याल और एहसास नहीं है तो वो मोहब्बत बहुत बोरिंग हो जाती है। इसी तरह अगर किसी भी रिश्ते में आपस में कोई ऑनेस्टी या सच्चाई नहीं होती तो फिर क्या है, वो मोहब्बत बहुत नाखुशी के साथ होती है। और अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर मोहब्बत स्टेबल नहीं रहेगी। तो हम देखते हैं कि ये बहुत सारी फीलिंग्स हैं जिनको इन रिश्तों में जब अल्लाह ताला ने जोड़ा है तो उनकी अहमियत रखी है, और हमें ऐसी किसी आवाज़ को दबाना नहीं है जहाँ पे हमें लगे कि वो हक उस औरत को नहीं दिया जा रहा। उस औरत को हक मिलना चाहिए, उसका एहसास करना चाहिए, और औरत को भी पता होना चाहिए कि एक आसान तरीके से मैंने इस पूरे फार्मूले को जो कि गलत तरीके से चल रहा है कैसे उसकी इस्लाह करनी है। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।